हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल माय चैनल रामानुजन मैथ्स शो। मैं आज लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर 5 में मैं बेसिस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। बेसिस के बारे में लिनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन, इसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैसे आप स्मार्टली उसको चेक भी कर सकते हैं वो भी मैं बोल दिया हूँ, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस किसके लिए क्या होता है? फॉर आर क्यू के लिए स्टैंडर्ड बेसिस एस मान लिया तो क्या होगा आपका 100 010 001, ठीक है। ये आर क्यू का स्टैंडर्ड बेसिस हो गया, ठीक है। आर क्यू के लिए स्टैंडर्ड बेसिस ये है। तो अब जैसे पॉलिनोमियल पी एन एक्स nth डिग्री पॉलिनोमियल, इनके लिए स्टैंडर्ड बेसिस एस 1 से डिनोट कर रहा हूं तो इनका स्टैंडर्ड बेसिस होगा 1x एक्स स्क्वायर डॉट डॉट करके एक्स पावर एन। आपको पता है बेसिस में तीनों एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ आर क्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस 3 हो जाएगा। यहां से डायमेंशन ऑफ पी एन क्या हो जाएगा? पी एन एक्स क्या हो जाएगा भाई? n+1। सीधा सीधा देख रहा है, ये याद रखना भाई। ये वन टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसीलिए ये होता है, ठीक है। और अच्छा, पी एन एक्स के लिए हो गया। अच्छा, n क्रॉस एन आर, इनके लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? देखो भाई, n का वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ, 2x2 मैट्रिक्स हो गया। इसका बेसिस S2 मान लेते हैं, इसका बेसिस होगा दिस वन, 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। अब n×n में एक्सटेंड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसीड्यूर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ m2x2r क्या होता है आपका? 4 हो जाता है, ठीक है ना। ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में मैं बोल दिया हूं। और एक देख लेते हैं rx। इनके लिए स्टैंडर्ड बेसिस को मैं S3 से डिनोट कर रहा हूं इनके लिए। तो ये क्या होगा? 1x, सॉरी ये x पावर n, ठीक है ना। हम लोग बस स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है वो देख लेते हैं, देख लिया हूं, ठीक है ना। एक्चुअली स्टैंडर्ड बेसिस को 1 एंड 0 को यूज करके ही बना रहा है। बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स बाइनरी नंबर्स को यूज इसलिए कर रहा है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और इसीलिए जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो 1 और 0 को यूज करके ही होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस मान लेते हैं। इससे ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग मानते हैं, ठीक है। नाउ और कुछ होगा, बहुत सारे कुछ होगा। मतलब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम डिटेल होंगे, बस अभी ये थोड़ा बहुत ही सही है। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एक टर्म है, बस इसको समझ लेते हैं क्या है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। इतना कुछ डिफिकल्ट कुछ है नहीं, सीधा बात क्या है। सपोज VF एक वेक्टर स्पेस है। VF क्या है? VV वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है ना। एंड बीटा इज ए बेसिस किसका? वो वही वेक्टर स्पेस का, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ VF मीन्स वेक्टर स्पेस V ओवर F का जो डायमेंशन है वो क्या होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस बीटा। भाई बेसिस इज नॉट यूनिक, बीटा ए बेसिस नॉट द बेसिस, ओके। ये ए का मीनिंग है बहुत ज्यादा, बेसिस यूनिक नहीं है, पहले भी बोल चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, है ठीक है ना। देख लेना। देखो, आप लेक्चर सीरीज देख रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना चाहिए जितना हो रहा है। आपको बीच में कुछ लग रहा है जैसे बेसिस आपको बहुत अच्छे से पता है तो वो पोर्शन आप स्किप कर सकते हो, बट आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहिए। देन आपको समझ में आएगा कि मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका क्या टारगेट है, उनका प्रोसीड्योर क्या है, उनका अप्रोच क्या है। अच्छा लगे तो पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, ठीक है। बेसिस के अंदर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वही उनका डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन आ गया तो सीधी बात है, डायमेंशन फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है? तो एक तो बात है इनफाइनाइट डायमेंशनल,
इनफाइनाइट डायमेंशन एंड फाइनाइट डायमेंशन, ये दो टर्म आएगा। इसका मतलब क्या भाई, फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या, फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि डायमेंशन तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही है। ये फाइनाइट होगा तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट डायमेंशनल। अदरवाइज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज नॉट फाइनाइट। ठीक है ना, क्लियर। तो बस सिंपल बात है, फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब पता लग रहा है। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब आपके पास एग्जाम्पल है, भर भर के है। पी एन एक्स, इनका बेसिस लोगे फाइनाइट हो जाएगा भाई। आर एक्स का बेसिस क्या, 1x एक्स स्क्वायर डॉट डॉट करके जाएगा एक्स पावर एन और चलता जाएगा। तो ये क्या, इनफाइनाइट डायमेंशनल, इनफाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है और ये फाइनाइट डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। फाइनाइट डायमेंशनल ये एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल। फाइनाइट डायमेंशनल इनफाइनाइट डायमेंशनल के लिए एक एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो, बहुत मिलेगा। अभी प्रोसीड करते जाओ, ये तो बस थ्योरी है। लीनियर अलजेब्रा में थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है। तो क्वेश्चन सीरीज आएगा, क्वेश्चन सीरीज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर एकदम डिटेल में CSIR नेट का पूरा PIQ सॉल्व होगा। डायमेंशन ऑफ कोसेंट स्पेस, देखो कोसेंट स्पेस के बारे में मैं पहले बोल चुका था, राइट। मतलब कोसेंट स्पेस कैसे दिखते हैं। अभी डायमेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, देखो डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, प्रोवाइडेड, देखो इसको एक नंबर दे दो, ठीक है, प्रोवाइडेड V एंड W आर both are finite dimensional, finite dimensional। V क्या है, वेक्टर स्पेस है। W क्या है, W सब स्पेस ऑफ V। कोसेंट स्पेस तो ऐसे ही डिफाइन होता था, राइट। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, एनी फील्ड ले रहा है, फील्ड F, ठीक है ना। तो V वेक्टर स्पेस है, W उनका सब स्पेस है, दोनों को फाइनाइट डायमेंशनल होना पड़ेगा, देन दिस प्रॉपर्टी होल्ड होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। सेकेंड एक प्रॉपर्टी देखेंगे, डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ W। भाई देखो ये कहां से आ रहा है, देखो हम मान लेते हैं V एंड W आर फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है, वो मान के ही चल रहा है। देन इसका फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। भाई डायमेंशन ऑफ W को हम लोग क्या लिखते हैं, जिनको पहले से पता है, बाद में एक्सप्लेन होगा डिटेल में, ठीक है। डायमेंशन ऑफ V को हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ, क्योंकि W सब स्पेस ऑफ VF, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। W जब सबस्पेस हो जाते हैं उनका डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन, सीधे बात है उनके अंदर इंडिपेंडेंट रिलेशंस कितना है उनको माइनस करना होता, डायमेंशन ऑफ W मिल जाता। इसको सिंप्लीफाई करो, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ V, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस ऑफ W, किसका रेस्ट्रिक्शन भाई, W का रेस्ट्रिक्शन। देखो ऐसे प्रूव हो गया, बोल रहा है ये जो क्लेम कर रहा था रिजल्ट
तो आपको अल्टीमेटली यही याद रखना है, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू, ये याद रखना भी सिंपल है कि v का डायमेंशन से w का डायमेंशन माइनस कर दोगे कब, जब w v का सबस्पेस होगा तभी तो क्वेश्चन स्पेस बनेगा, ये तो बात है। बट जब v एंड w बोथ आर फाइनाइट डायमेंशनल होगा तब जाके रिजल्ट 1 एग्जिस्ट करता है और रिजल्ट 2 याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। बट रिजल्ट 2 इसीलिए लिखा हूं, इसका प्रूफ भी कर दिया हूं, तो आपको अल्टीमेट ये फील हो रहा है बस रिजल्ट 1 ही जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो और एक नोट कर लेना, नोट हम लोग बोल रहे थे v एंड w आर फाइनाइट डायमेंशनल, व्हाट अबाउट इनफाइनाइट डायमेंशनल, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ v इज infinite dimensional vector space and W is also infinite dimensional subspace of V, dimensional subspace of V, ठीक है। then dimension of v बाई डब्ल्यू इक्वल टू फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब देखो v इनफाइनाइट डायमेंशनल है, w इनफाइनाइट डायमेंशनल है, देन डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू क्या, मतलब लॉजिकली हम लोग इसको सोच सकते हैं डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होगा तो फाइनाइट टाइप का बन जाएगा, मतलब ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, इनका जो मैकेनिज्म होता है मतलब ये कैसे हो रहा है, लॉजिक ऐसे नहीं होता, बट हम लोग सोच सकते हैं कि दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल है। फिर भी जैसे देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल बोल सकता हूं, मतलब कैसे बोले, देखो सपोज डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू इंफिनिटी, डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू इंफिनिटी माइनस 1, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा हो रहा है कि ये एक इनफाइनाइट डायमेंशनल है, इनफाइनाइट से थोड़ा सा मतलब एक कम है, मतलब सीधा बात है v का डायमेंशन इनफाइनाइट है, w का भी इनफाइनाइट ही है, बट ये स्ट्रिक्ट है कि v से एक तो कम होगा क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शंस आ गया, तब जाके हम लोग ऐसे सोच सकते हैं v बाई डब्ल्यू इक्वल टू इंफिनिटी माइनस, सोच सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं लॉजिकली, ठीक है। ये 1, ये देखो ये फाइनाइट आ रहा है, सीधा बात है हम लोग सोच सकते हैं, ऑफिशियली कोई एग्जाम में नहीं लिख सकते, बट ऐसा कुछ एग्जाम में कोई जब क्वेश्चन पूछा जाता है आप ऐसे सोच सकते हो, बट ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, जब v एंड w आर इनफाइनाइट डायमेंशनल, बट हमें पता है ये भी इनफाइनाइट डायमेंशनल है, ये भी है, बट w के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है तो इनफाइनाइट तो होगा, उनमें से एक कम होगा। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन आप लॉजिकली कॉपी में नहीं लिख सकते हो, आप दिमाग में सोच सकते हो कि ऐसे होता है, तो तब जाके ये फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कब होगा पता ही लग रहा है कि इनके अंदर रेस्ट्रिक्शंस मान लो इनफाइनाइट नंबर ही है तो ये 0 बन जाएगा लॉजिकली, मतलब ऐसे ध्यान से सोचो, ये इनफाइनाइट का मतलब शायद 1 लाख है, कुछ भी 1 लाख है, ठीक है। नाउ एक रेस्ट्रिक्शन है बाज इसके अंदर, तो देन हम लोग इसको सोच सकते हैं भाई इनफाइनाइट मतलब क्या, हम लोग रियल के ऊपर इनफाइनाइट क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है क्या, पहले तो ये बात है। इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है क्या, इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी डिपेंड करता है कौन सा डोमेन के ऊपर ले रहे हो, जैसे हम लोग इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया, यूनिवर्सल सेट इसके अंदर कितना पॉसिबिलिटीज है, शायद मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकते हैं, 1 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। यही इनका इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट है, मतलब इन्फिनिटी मतलब उनका मदर सेट, मतलब जिनके ऊपर वो एग्जिस्ट करता है। हम लोग जैसे वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड जो मानते हैं हम लोग, वर्ल्ड में ही मतलब है, मतलब जो ह्यूमन बींग,
ना। तो वर्ल्ड है इनके लिए इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का ऐसा सेंस नहीं है। जैसे मेरा जो डोमेन है, मतलब इसके अंदर में मतलब सब कुछ देख रहा हूं, तो इसके एकदम बाउंड्री में गया तो उसको ही इन्फिनिटी मान लिया। और एक बड़ा सा डोमेन लिया हूं, इनके बाउंड्री में गया हूं, तब जाके इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ऐसे आप सोच सकते हो। क्लियर? ऐसे आप सोच सकते हो, बट ऑफिशियली नहीं लिख सकते हो। ठीक है। नाउ ये तो आपका हो गया। ठीक है। नाउ अभी हम लोग डायरेक्ट सम पढ़ लिए थे। डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम कुछ नहीं होता भाई। डायरेक्ट सम जैसे v इक्वल टू W1 प्लस W2। देखो v एक वेक्टर स्पेस है, मतलब यहाँ पे फील्ड एफ है। ठीक है। v वेक्टर स्पेस है, W1 W2 दो सब स्पेस है। इन दोनों का डायरेक्ट सम में लिख सकते कब? एक तो होना चाहिए W1 प्लस W2 इक्वल टू v। ये यूनिक होना चाहिए। सीधा बात है, इफ a in v then a equal to w1 star plus w2 star such that w1 star in w1 and w2 star in w2 it is uniquely we can find। ठीक है। यूनिकली हम लोग ये रिलेशन को लिख सकते हैं। सीधी बात, समझ में आया? देखो मैं कोई डेफिनेशन देख के नहीं बोल रहा हूं, सीधा बात। मेरा मतलब ये होता है v का कोई एक एलिमेंट के W1 एंड W2 के एलिमेंट का सम वाइज हम लोग यूनिकली लिख सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन है W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 होना चाहिए। ठीक है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। ठीक है। सिंगलटन 0 मीन्स एम्प्टी होना चाहिए, सीधे बात। ठीक है ना। क्लियर? क्लियर? इन दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन 0 होना चाहिए, और ये यूनिकली हम लोग v का कोई एक एलिमेंट को इन दोनों का सम वाइज यूनिकली लिख सकते हैं, तब उनको बोलेंगे डायरेक्ट सम। पहले बोला था कि नहीं, भूल गया था, तो इसीलिए डायरेक्ट सम के बारे में आइडिया बोल दिया हूं। ठीक है। नाउ डायमेंशन, हम लोग डायमेंशन के बारे में ही देख रहे हैं। डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम के बारे में क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट सम, डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखो डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2 नोटेशन में लिख दिया हूं। देन मतलब ऐसा होगा तो, इफ, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ऐसे देख सकते हो। सी देखो, बोलोगे इसका मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या? भाई लुक, डायमेंशन ऑफ u प्लस v, यूनियन v को प्लस v लिख सकते हैं ना। तो डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। ठीक है। इसको प्लस और यूनियन लिख दीजिएगा, कोई नहीं। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता है। नाउ यहाँ पे भाई W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है? W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है भाई? दे आर इंडिपेंडेंट बेसिकली। तो ये जो डायमेंशन होगा ये तो 0 हो जाएगा ना। तो सीधा बात, नाउ ये 0 हो गया तो यहां से इसको लिख सकते हैं। दैट्स द वे। डायरेक्ट सम का डेफिनेशन जो है उनमें से हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है ना। क्लियर? बट डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 होगा if, but if then we can't say that v equal to W2। क्यों भाई? क्लियरली देखो, लॉजिकली सोचो। W1 एंड W2 का
देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। सीधी बात है, हिंदी में बोल देता हूँ भाई, इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, कि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन W1 एंड W2, मतलब W1 W2 के अंदर दोनों में ही कॉमन एलिमेंट ऐसा कोई है नहीं ना, तब जाके ये फॉर्मूला आया। ये तो मैं बोल दिया हूं, बट हम थोड़ी बोल सकते कि W1 प्लस W2 ऐसे जो लिखेंगे ये यूनिक होगा। यूनिकली लिखना चाहिए ना। दूसरा प्रॉपर्टी, अच्छा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, फर्स्ट प्रॉपर्टी था अकॉर्डिंग टू माई प्रोवाइड, मैं जो डेफिनेशन प्रोवाइड किया हूं उनका फर्स्ट प्रॉपर्टी वाइज क्या है, इनको यूनिक होना चाहिए। V इक्वल टू W1 प्लस W2 यूनिकली। ये थोड़ी हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर केस में हो सकते हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ऑलवेज बोल देंगे ये होल्ड होगा ही। समझ रहे हो? तो इसीलिए कॉन्वर्स पर ट्रू नहीं है। मतलब हम लोग जब बोल रहे हैं कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, उनके पीछे कौन सा लॉजिक है ये तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी एकदम प्रॉपर काउंटर एग्जाम्पल उसी टाइम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं भाई, काउंटर एग्जाम्पल कितना ढूंढ लोगे, ढूंढ लीजिएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये यूनिक होगा भी नहीं होगा, ये यूनिक नहीं होगा, हम लोग बहुत टाइप का ढूंढ सकते हैं भाई। भी तो आपका वेक्टर स्पेस है, V ओवर F। W1 एंड W2 तो सबस्पेस है भाई। ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं, आप करिए, ट्राई करिए। मैं तो बहुत सारे ढूंढ सकता हूँ, मतलब एक एक करके मिल जाएगा भाई, क्योंकि सब स्पेस ही है, सब स्पेस बहुत सारे मिल सकता है कॉमनली, राइट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, लेट्स सी। डिवाइड कर लीजिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल दे रहा होगा, मान लीजिएगा, लेट्स सी W1 को ऐसे लिया हूं, x1 0 0 सच दैट x1 इन R, ठीक है। ये W1 सबस्पेस भाई, V इक्वल टू आर क्यू, ठीक है ना, F इक्वल टू R, सब लिख रहा हूं, V आर क्यू है, F R है। W1 सबस्पेस को ऐसे लिया हूं, ये तो सबस्पेस है, क्लियर दिख रहा है। और ये लिया हूं x1 x2 0, ठीक है। हैंड राइटिंग गंदा हो रहा है, ठीक है। x1 x2 इन R, ठीक है। दो सबस्पेस लिया हूं, अब चेक कर लीजिएगा कि देखो डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, 1 है, सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि एक ही वेरिएबल है भाई। डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, भाई RQ का डायमेंशन तो 3 है, इधर तो कोई डाउट नहीं है ना। डायमेंशन ऑफ W2 ये तो हो गया, बट वी कैन नॉट से, क्यों भाई, ये यूनिकली नहीं लिख सकते। भी का एक एलिमेंट लोगे, इनका साम वाइज हम लोग नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे भाई, 0 0 1 इन V इक्वल टू RQ, RQ में है ना 0 0 1, तो 0 0 1 को मैं स्मॉल v मान रहा हूं, बट V नॉट इक्वल टू W1 प्लस W2, भाई स्मॉल W1 W कैपिटल W1 का एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट स्मॉल W2 है, समझ लेना, ठीक है ना। बट ऐसा कभी नहीं लिख सकते क्योंकि थर्ड पोजीशन में 0 है भाई। मैं एक एलिमेंट दिया हूं 0 0 1, इसको कौन सा कॉम्बिनेशन में लिखोगे भाई, मतलब कुछ भी ले लीजिएगा, बट थर्ड कंपोनेंट 0 ही आने वाला है। बट भी से मैं इसको उठाया हूं, इसको नहीं लिख सकते, बात खत्म हो गया। डायरेक्ट सम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। डायरेक्ट सम का मतलब V का एक एलिमेंट को उठाओगे, उसको W1 W2 का सम वाइज यूनिकली लिखना चाहिए। कैसे लिखोगे भाई, लिख ही नहीं सकते, तो हो गया ना। मैं मतलब क्यों नहीं लिख सकते वो भी एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो बोलता जाऊंगा तो हो जाएगा, आपका होमवर्क कुछ बचेगा नहीं। बट हाँ, आप जितना अच्छे से सोच पाओगे वही आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि एट द एंड आपको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, डायमेंशन के बारे में एक दो रिजल्ट मैं बोल देता हूं। सी सी ये रिजल्ट सीधा सीधा याद रखना, ठीक है। रिजल्ट, लेट V be a vector space of
all matrices, V भी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक है ना, with real entries over R, with real entries over R, ठीक है, V भी वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस with real entries over R, ठीक है। then number one dimension of vector space containing symmetry matrices, n cross m symmetric matrices इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है भाई, ओवर आर लिया हूं, ठीक है ना। दूसरा डायमेंशन सेम है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। स्क्यू के लिए क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2, ये याद रखना। मतलब कभी बाई चांस है, अभी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आना ही मतलब बंद हो गया, बट फिर भी आपका कहीं कोई क्वेश्चन में लॉजिकली लगा सकते हो इसको, मतलब आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज ए, मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स बोला गया तो आप n का वैल्यू 2 मान लीजिएगा, देन प्रोसीड करिएगा तो आपको ऐसा फॉर्म आ जाएगा। स्क्यू के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देन यू कैन प्रोसीड n इक्वल टू 2 मान के, देन ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात है, बट फॉर्मूला याद रखोगे एग्जाम में फायदा होगा, तो इसीलिए ये एक दो फॉर्मूला याद रखना चाहिए। थर्ड बोल रहा हूं, फील्ड जो है ना, फील्ड आर था उसको मैं सी कर दिया हूं, एफ इक्वल टू फील्ड था उसको मैं सी कर दिया हूं। देन सेम सब कुछ है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 था, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा बात हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ठीक है, राइट। और स्क्यू होगा तो सेम, मतलब फील्ड को रियल था कॉम्प्लेक्स कर दिया हूं, ये फोर्थ रिजल्ट मान लीजिएगा। स्क्यू होगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2 क्रॉस 2, इसका मतलब हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर। तो अब ये मतलब दो फॉर्मूला याद रखना है, इसको कॉम्प्लेक्स होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपको एग्जाम के टाइम मतलब फायदा देगा, मतलब थोड़ा बहुत कुछ हाँ पहले से पता होना चाहिए, वो एडवांटेज मिलता है कि उस टाइम सब कुछ डिराइव करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज के लिए 2-4 रिजल्ट आप नहीं याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सी अच्छा, एक एग्जाम्पल कराते हैं बेसिस के बारे में। मैं लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड पेन के बारे में मैं बहुत कुछ बोला हूं, ट्रिक्स बोल रहा था कि डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करके डायरेक्टली सीधा बोल देंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट, और डायरेक्टली बोल देंगे ये स्पैन नहीं कर सकते, मतलब लिनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे स्पैन नहीं कर सकते, डायरेक्टली देख के बोल देंगे, ऐसा बोल रहा था ना। अभी एग्जाम्पल लो, B1 0 सॉरी 1 1 0 0, ठीक है, और एलिमेंट है 1 1 1 0, और फोर्थ एलिमेंट ये है 1 1 1 1, ठीक है। ये बेसिस ऑफ R4 और नॉट। देखो भाई, ये R4 का बेसिस होगा कि नहीं होगा वो आपको चेक करना। लेट्स सी, चेक करने का आपको अप्रोच बोलने के लिए ये एग्जाम्पल को लिया हूं और कुछ नहीं, ठीक है, नोटिस करना। सी, ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा कि नहीं, मैट्रिक्स अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। देखो एक कंडीशन तो ये है, इसको मैं V1 मान लेता हूं, इसको V2 मान लेता हूं, इसको V3 मान लेंगे, V4 मान लेंगे। फर्स्ट मुझे बेसिस चेक करना है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 इक्वल टू 0 मान लेंगे। 0 मीन्स 0 वेक्टर मीन्स 0 0 0 0, ये तो समझ में आया। इसको सिंप्लीफाई करके A1 A2 A3 A4 का वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई एक नॉन जीरो हो गया तो डिपेंडेंट बोल देंगे, और ऑल जीरो होगा A1 A2 A3 A4 तो इंडिपेंडेंट बोल देंगे बाय डेफिनेशन। बट
भाई वो तो डेफिनेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट एग्जाम हॉल में इसीलिए लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि स्मार्ट वे क्या है, लॉजिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कोई ट्रिक है, ट्रिक नहीं है। सी, हम लोग ए एक मैट्रिक्स बना रहा है, उनका अब रो वाइज भी लिख सकते हो, कॉलम वाइज लिख सकते हो। V1 होगा फर्स्ट रो V1, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। ठीक है, मैं नया कुछ नहीं लिख रहा हूं। 1 0 0 0 1 1 0 0। लॉजिकली कहीं पे भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही तो रूल है भाई, मतलब हम लोग ये कर ही नहीं रहा। अभी देखो ये मैट्रिक्स, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है भाई। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सब 1 1 है, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ये तो नॉन जीरो है ना, इसका मतलब नॉन सिंगुलर। देखो मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, बोरिंग टाइप का है, अब ऐसे कोई मतलब किसी को जज मत करिएगा। जैसे मैं न्यू यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, न्यू, तो आपको लगेगा जो बहुत फेमस टीचर्स है उनमें से बहुत कुछ सीखा जा सकते हैं, बट किसी से भी सीखा जा सकते हैं। जो जैसे सपोज किसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनसे भी आप उनसे मतलब उनसे सीख के आप क्वालिफाई कर सकते हो, बट फिर भी टीचर का क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, बाय द वे मेरा भी क्वालिफाई हो गया, तो ऐसा नहीं, बट वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं नया नया वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप सीख सकते हो, आप सीख रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो एग्जाम में मार्क्स कभी ना कभी आ जाएगा। एक बार बैकलॉग होगा, नेक्स्ट टाइम भी बैकलॉग होगा, कितनी बार बैकलॉग हो सकते हैं भाई, एक बार तो हो जाएगा। तो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए 4 है भाई। देखो सब कुछ मिक्स्ड हो रहा है, आप नोटिस करो, मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं डिस्कस किया हूं अभी तक, बट करूंगा, जरूर करूंगा। बट भाई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब रैंक 4 है। ये जो रैंक 4 है इसका मतलब क्या है, रैंक 4 का मतलब इसको रो रिड्यूस्ड करते जाओगे तो क्या आएगा, ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। 1 1, ये 0 0 है, 0 0 है, लिख रहा हूं, धीरे से लिख रहा हूं, ये लिखने का फायदा है, सीधी बात है। ठीक है भाई, इसको रो रिड्यूस्ड करोगे, गॉस एलिमिनेशन भाई, आप सब चीजों को एक बार मिक्सचर करके देखो क्या हो रहा है, इसके बाद आप जितना मर्जी कहीं से भी आप अप्रोच कर सकते हो, मतलब कॉम्बाइन कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है वो देखना है आपको। गॉस एलिमिनेशन, भाई आप गॉस एलिमिनेशन करो, मुझे देख रहा था, मैं कोई नोट देख के नहीं लिखा, इसको देख रहा था, ये ऐसा ही फॉर्म में आएगा। नाउ देखो पाइवोटल एलिमेंट क्या होता है ना, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ये पाइवोटल हो गया। देन उसका नीचे को छोड़ के दूसरा में कुछ आया तो वो पाइवोटल हो गया। पाइवोटल ऐसे ढूंढते हैं, पाइवोटल ढूंढना आपको आता है भाई, चारों पाइवोटल मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये जो रो था ये तो V1 का कॉरेस्पॉन्डिंग था ना, इक्विवेलेंट टू V1, ये V2 का इक्विवेलेंट टू था, ये V3 का इक्विवेलेंट था, ये V4 का इक्विवेलेंट था। भाई रैंक 4 है, इसका मतलब V1 V2 V3 V4 इन, ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई एक को बाकी तीनों का कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हो, V1 को बाकी तीनों का कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हो, V2 को भी बाकी तीनों का कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हो, एंड सो ऑन। समझ रहे हो, तो इसीलिए हम लोग रो वाइज वेक्टर्स को लिख देते हैं, उनका रैंक फाइंड कर लेते हैं, रैंक फुल रैंक आ गया तो बोल देते हैं पूरा इंडिपेंडेंट है, रैंक फुल रैंक से कम हो गया उसको बोल देंगे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो, नंबर ऑफ रो जितना है उनसे कम हो गया रैंक तो हम लोग बोल देंगे डिपेंडेंट। क्यों बोलते हैं, आपको लॉजिकली दिखाया हूं ना, पाइवोटल एलिमेंट आते हैं भाई, पाइवोटल एलिमेंट का मतलब वो रोज आर इंडिपेंडेंट, तो ये सब कंबाइन करके आपको बोला। बट आप बोलोगे कि B1 बेसिस है, देखो सीखते कैसे हैं, लोग बोलते हैं इसको, ये B1 है, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है, भाई ये तो आसान एग्जाम्पल है, ये मेथड आसान है भाई, पर्टिकुलर दिस एग्जाम्पल के लिए ऐसे करोगे तो दिख जाएगा कि A1 A2 A3 A4 सब जीरो हो रहा है, सीधे सीधे आ रहा है। आप बोल रहे हो कि ये दूसरा मैट्रिक्स मेथड मुझे पहले से पता नहीं था, मैं करूंगा नहीं, तो मुझे
इससे ही करना है। मतलब ये रिलेशन मुझे पता है, इसको यूज करना है, मुझे करना है, मुझे नहीं सीखना है दूसरा मेथड। बट आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म दे दिया जाएगा। देखो सी, मैं बोल रहा हूं, अच्छा सी देखो, दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा उसको कंक्लूड कर देते हैं। ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट बन गया। भाई स्पैन तो करेगा ही, स्पैन ऑल्सो डन, बिकॉज बिकॉज क्या है भाई बताओ भाई, डायमेंशन ऑफ R4 क्या है, ये 4 है। और ये जो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स मिल गया ना, वो सेट किस क्या है, कोई R4 का ही सबसेट है। और उनका नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन द सेट। मैं बोला था दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब स्पैन करेगा ही करेगा। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, R4 को स्पैन भी कर रहा है, तो बेसिस बन गया, डन, बेसिस होगा, होगा हिंदी में लिख दिया, ठीक है ना। तो बेसिस होगा, यस यस इट इज बेसिस, क्लियर, डन। सी एग्जाम्पल 2 ले रहा हूं। आप देखो, आपको ये देख के पता करने का फायदा क्या है। B2 ले रहा हूं, सी 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0। भाई PYQ का ही पर्टिकुलर केस से मैं ले रहा हूं, ये 2016 का क्वेश्चन था। इनका एक बेसिस को फास्ट लिया हूं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अप्रोच सीखने का कोशिश करो भाई। ये कोई बुक में नहीं लिखा होगा, एक जगह में कॉम्प्लीटली नहीं लिखा होता, और उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी डिफिकल्ट है, कहीं लिखा होगा तो। कोई एक बोल रहे तो सीखना आसान है, कोई टीचर बोल रहे तो आसान है, तो मैं भी इधर तो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप एक बार टाइम निकाल के देख सकते हो, मजा तो आएगा, ठीक है। मजा आएगा इन द सेंस आपको, मतलब ऐसा नहीं बहुत कुछ क्या बोलता है एंजॉय करने का मिलेगा, मिलेगा मतलब चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इजीली समझ में आएगा, ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से, अच्छा ठीक है, V1 नाम देता हूं, इसको V2, मतलब ये वेक्टर को V1 V2 V3 V4, इसको भी चेक करना है R4 का बेसिस होगा कि नहीं। सी नाउ, और एक अप्रोच देखो। सी भाई मैट्रिक्स में लिखने का फायदा क्या है, ए मैट्रिक्स उनको लिख रहा है, फर्स्ट रो को V1 1 2 0 0, देखो 0 0 1 1 2 1 0 0 -5 5 0 0, हो गया ना भाई। इसको आप नोटिस करो, इधर एक एलिमेंट है, ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो। बाकी तीनों तीनों का ये देखो जीरो, लास्ट टू टर्म जीरो जीरो है, नोटिस करो ये जीरो जीरो है भाई। अभी इनमें से फर्स्ट टू टर्म को लिख रहा हूं, ये थर्ड रो को मैं डिलीट कर रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। ये क्या है भाई, मतलब मैं ये पोर्शन को लिया हूं, मतलब फर्स्ट टू कॉलम को लिया हूं। क्यों लिया हूं, क्योंकि इनका ही लास्ट टू टर्म नॉन जीरो है, बाकी जीरो जीरो है। आप सोचने की कोशिश करिएगा, आप कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये सीखने का मजा अलग है। आपको एक बार दिख गया ना, आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा। आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, जो B1 लिखा हूं ये B2 है, और एक B3 दिया है, तीनों के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तीनों के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप सोचो कि 3 बेसिस है, आप ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लेके लीनियरली इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट बेसिस चेक करने जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो बात यह है, कुछ ना कुछ ट्रिक छुपा हुआ है, उसको आप ढूंढने की कोशिश करो, एक बारी ढूंढना है, बाकी टाइम अपने आप बनता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टू कॉलम को लिया हूं, सी ये 2 क्रॉस सॉरी ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया ना, फर्स्ट टू कॉलम को लिया हूं। भाई इनका रैंक क्या हो सकता है, इनका रैंक मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 2। 2 से तो बड़ा नहीं होगा ना, मिनिमम ऑफ 3,2 ही तो होता है, लेस और इक्वल टू, तो 2 हो सकता है। और इनके लिए एक होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है, इनका जो रैंक है, रैंक ऑफ ए लेस और इक्वल टू 3 होगा, 4 तो कभी नहीं हो सकते भाई। ये सेकेंड रो के लिए एक रैंक मैं मान लिया हूं,
और बाकी जो तीनों रो है उनके लिए मैक्सिमम 2 रैंक हो सकता है, मैक्सिमम 2, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो टर्म है, सीधा बात, ठीक है ना। तो ये 2 और 1 हो सकता है भाई, और फर्स्ट सेकेंड रो के लिए एक रैंक मान लिया हूं क्योंकि इनका जो नॉन जीरो टर्म है वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन में है और बाकी का जीरो जीरो है, कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक रैंक तो मिलेगा ही, और इनके लिए 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, बाकी तीनों रो के लिए। तो सीधा बात रैंक भाई 3 आया है मैक्सिमम। भाई रैंक 3 आ रहा है तो लिनियरली डिपेंडेंट तो होगा ही ना, और स्पैन भी नहीं कर पाएगा, स्पैन भी नहीं कर पाएगा, समझ गए हो, लिनियरली डिपेंडेंट हो गया, नॉट बेसिस लिख दिया, समझ रहे हो। और एक चीज देखो, ये पोर्शन को मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो को म्यूट करना मतलब स्टॉप करना, स्टॉप करके फिर से रिपीट करके देखना, मतलब कुछ तो है, आप खुद से सोचो क्यों मैं क्लेम कर रहा हूँ रैंक 2 है, क्यों मैं फर्स्ट 2 कॉलम को ले लिया हूं, क्यों बोल रहा हूं कि इनका नॉन जीरो टर्म है बाकी को हटा दिया हूं, मतलब इसको सीधा बात है, इसको मैं R2 का वेक्टर मान रहा हूं, ये पेयर है 1,2, ये 2,1 -5,5, देन सोचो, आप खुद से सोचो, इसके अंदर बहुत कुछ है भाई, यही सीखना है क्योंकि अभी बेसिक के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता आजकल, आपको यूज करना है। मेरा एग्जाम्पल में बहुत सिली मिस्टेक होता है, मेरा बाई मैं तो बोलूंगा, मैं एग्जाम्पल में कर सकता हूँ तो बहुत लीनियर अलजेब्रा मेरा भूल होना नहीं चाहिए था, बट बैड लक, भूल होता है बहुत टाइम, मेरा जिस टाइम हुआ था जो उस टाइम मेरा गलत नहीं था, जो ऑलमोस्ट जितना किया था ऑलमोस्ट हो गया था ठीक ठाक, कि मतलब कैलकुलेशन एरर नहीं हो रहा था, हुआ था, यही बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली एरर हुआ तो वो तो बहुत ही मतलब बेकार चीज है कि तुम कॉन्सेप्चुअली गलत किए हो, बट कैलकुलेशन गलत होता है तो फ्रस्ट्रेशन की चीजें है एक, ठीक है ना। तो ये एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच देखो, इसको ही देखो, V2 को हटा देंगे भाई, V1 माइनस V3 करेंगे, क्या हो रहा है भाई, V1 माइनस V3 करोगे तो -1,1,0,0, ठीक है, -1,1,0,0, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 V4 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, V1 प्लस 0 V2, देख के लिखा हूं, मतलब देख के कि V1 V2 को कुछ माइनस कर दिया तो देखा कि इसका कुछ स्केलर मल्टीपल बन गया, ऐसा होता है एग्जाम्पल में, आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होता है, तो आप पहले से दिमाग में रखे हो कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसे कोई लॉजिक दे सकते हैं, तो तब जाके आप सोचोगे ना, तब जाके आपको बन जाएगा, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो -1 इंटू V3 माइनस प्लस -1/5 इंटू V4, मैट्रिक्स में भी जाना नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन को वो सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, सीधे सीधे इसको देखा हूं बस, और ये लाइन भी आपको नहीं लिखना है क्योंकि सीधा बात, एक कोइफिशिएंट नॉन जीरो आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 नॉन जीरो कोइफिशिएंट आ गया, हम मुझे बस एक चाहिए, एटलीस्ट एक, तो इसको बोल देंगे लीनियरली डिपेंडेंट। भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब जाके बेसिस होगा, डिपेंडेंट हो गया तो बेसिस अभी स्टॉप हो गया, नॉट बेसिस, क्लियर। तो आपको 3 अप्रोच बोला हूं, एक तो सीधा सीधा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये एक अप्रोच है, ये सबसे बोरिंग अप्रोच है जो बीएससी में स्टार्टिंग में सीधा सीधा बच्चे करते हैं, ये एक मैट्रिक्स अप्रोच बोल दिया हूं, मैट्रिक्स अप्रोच तो आपको पता है, बट ये स्मार्टेस्ट अप्रोच बोला हूं, ये ऐसे मतलब आपको दिख रहा है कि नहीं, इसका रैंक लेस देन 2 होता है तो इसका रैंक लेस देन और इक्वल टू 3 होता है, तो लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये हो गया, थर्ड अप्रोच आपको मतलब क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर में, मतलब ट्रायल मेथड बोल सकते हो, मतलब V1 माइनस V3 चेक करके देखा कि लग रहा है V4 का स्केलर मल्टीपल हो गया, बाई चांस हो गया तो हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आपको ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लग रहा है कि इनका कोएफिशिएंट नॉन जीरो आ रहा है, 1 2 3 कोएफिशिएंट, तो बोल देंगे लीनियरली डिपेंडेंट बाय डेफिनेशन, क्लियर है। तो ये सारे अप्रोच आपका दिमाग में होना चाहिए, देन आप एग्जाम हॉल में कुछ भी कर सकते हो, आपको अभी सीखना है, एग्जाम हॉल में टाइम देना नहीं है। तो ये V1 और V2 को बेसिस चेक करने के लिए आपको 30 सेकेंड, 1 मिनट टाइम नहीं लगना चाहिए, बट अभी मैं 10 मिनट से 15 मिनट बोल दिया हूँ, बट आपको जो अप्रोच बोला हूँ, आपको दिमाग में ये अप्रोच घुस गया तो कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप इधर उधर से अप्रोच कर सकते हो, क्लियर है ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं, ठीक है।
अभी बहुत हो गया, अभी मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चलता हूँ। एटलीस्ट डेफिनेशन तो बोल देते हैं, ठीक है। अभी मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चलता हूँ और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एटलीस्ट तो डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, काफी है, और एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई विल ट्राई, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सी डेफिनेशन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, क्योंकि अदरवाइज तो मुश्किल है, डेफिनेशन याद रखना है। लेट, अच्छा टी मैं नोटेशन वाइज लिख रहा हूं, उसका मीनिंग क्या है मैं बोल दूंगा बस, ठीक है, कुछ लिखूंगा नहीं। अच्छा भी डैश्ड, ठीक है। देखो क्या है, भी एंड भी डैश्ड दोनों वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड, सेम फील्ड होना चाहिए। नोटिस दोनों भी एंड भी डैश दोनों ही एफ फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है। बोल रहे टी बी ए फंक्शन, टी भी टू भी बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड, इसको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब बोलोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है टी ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई होगा, सब कुछ बोलूंगा मैं, ठीक है। और टी ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए इंटू टी एक्स, भाई वेक्टर स्पेस जैसा ही है। फॉर ऑल, इन दोनों के लिए क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई कहां से आ रहा है, वी से आ रहा है, वी वेक्टर स्पेस डोमेन का वेक्टर स्पेस से आ रहा है। फॉर ऑल ए इन, तो इन दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर? नाउ कॉम्बाइनिंग 1 एंड 2, ये जो 1 एंड 2 कंडीशन है हम लोग लिख सकते हैं टी ऑफ ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए इंटू टी एक्स प्लस टी वाई। मतलब मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट कंडीशन, इक्विवेलेंट सीधा बात है भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो एक तो उनका इंटरनल जो एडिशन जो ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में होल्ड होना चाहिए ये प्रॉपर्टी, और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में दिस होना चाहिए। इन दोनों को कॉम्बाइन करके इसको लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग बस एक कंडीशन चेक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इसीलिए उसको इक्विवेलेंट कंडीशन बोलते हैं। उन दोनों को चेक करो, अदरवाइज दिस वन चेक करो, ठीक है। नाउ नोट टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जीरो इज द एलिमेंट ऑफ भी एंड जीरो डस्ट क्या है, जीरो एलिमेंट ऑफ भी डस्ट। मतलब टी इफ टी टी भी एफ टू भी डस्ट एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई देखो, जब भी टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लेम कर रहे हो देन टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश होता है, मतलब भी का जीरो एलिमेंट को भी डैश का जीरो एलिमेंट पे ही लेके जाएगा, जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है? ये होता है, ठीक है। तो आप कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, उनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो बोल रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, चेक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, ठीक है। ये बोला तो तब जाके ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। मैं मान लिया हूं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट जीरो एलिमेंट को जीरो एलिमेंट पे नहीं लेके जा रहा है, तो हम लोग बोल देंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन बोल दिया हूं, और इसको चेक करते हैं कैसे वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दो कंडीशन होल्ड करना है और इक्विवेलेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, और जीरो एलिमेंट को जो जीरो एलिमेंट पे ही लेके जाते हैं उसको चेक करना है, ठीक है। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा कि इनका बहुत सारे एग्जाम्पल्स और
कैसे चेक करते हैं एकदम लॉजिकली, और देन कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या बोल सकते हैं, हाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें वो भी बोल देंगे, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक नालिटी कैसे फाइंड करते हैं, मतलब रेंज से नाल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं, और उसको 1 1 1 2 कब बोलते हैं। देन हम लोग धीरे धीरे चल जाएंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होता है। भाई देखो, हम लोग दो फेज में काम कर सकते हैं, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वहां से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करके मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जा सकते हैं, फिर से मैट्रिक्स फॉर्म को बैक करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकते हैं। जब आपको मतलब आपका ब्रेन उतना ज्यादा मतलब स्मार्ट नहीं हो जाएगा उस टाइम हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म से काम करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपके लिए बेसिक चीजें लगेगा तब आप सीधा सीधा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही काम कर लेंगे। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में लीनियर एल्जेब्रा सीखा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब जाके टीचर जो थे हमारा बीएससी कॉलेज का, वो ऐसे करते थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में दिया है उसको मैट्रिक्स में सीधा सीधा लेके जाते थे, देन उसके बाद सब कुछ काम करवाते थे, ठीक है ना। और मैट्रिक्स फॉर्म में ही दिया हुआ है तो वो काफी है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मानना ही है कि मैट्रिक्स फॉर्म में थोड़ा बहुत काम सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को ही देख के आए हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जाएगा तो आपको पता चलेगा कि रैंक फाइंड करो भाई, मतलब 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस फाइंड करो, आप दिख जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में देंगे तो अभी भी आपको दिक्कत आ सकते हैं, तो इसीलिए दो फेजों में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।